कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो मसल्स में मांस में लगाई जाती है, कमर में लगाई जाती है, और यहाँ पे जो मसल्स होती है वहाँ पे लगाई जाती है। कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जो चमड़ी को उठा के लगाया जाता है। देखियो हॉस्पिटल में पेट की चमड़ी को उठा दिया जाता है, डिपेंड करता है कौन सा इंजेक्शन है। ठीक है, जैसे ऐसे स्किन को क्या करेंगे, उठा देंगे, ऐसे स्किन को उठाकर बस इसी स्किन में इंजेक्शन देते हैं। ये तो हम ज़्यादा उठा लिए, वो सिर्फ स्किन को ऐसे करके उठाते हैं, तो पेट का स्किन ऑटोमेटिक उठ जाता है। रीजन उसमें बहुत सारे फर्जे में होते हैं, सबका पेट निकला निकला होता है। नहीं सब बात समझ रही है? जो इंसुलिन होती है अक्सर पेट में दी जाती है, हम उसी का इंजेक्शन लगते हुए देखते हैं। तो जो इंजेक्शन फॉर्म होते हैं, इंजेक्शन जितने भी इंजेक्शन होते हैं सब किसमें आते हैं, पैरेंटल डोजेज फॉर्म में। हमारा जो सिस्टम है कौन सा, एलोपैथिक का जो सिस्टम है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ जो एलोपैथिक का सिस्टम है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अंग्रेजी दवाओं के बारे में। मेडिकल का बहुत टाइप का सिस्टम होता है, बताए थे 4-5 टाइप के होते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक का अलग सिस्टम होता है, यूनानी का अलग सिस्टम होता है, ठीक है, होम्योपैथिक का अलग सिस्टम होता है, वहीं पे हमारा एक एलोपैथ होता है, इसका अलग सिस्टम होता है। जो एलोपैथ होता है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के बारे में स्टडी करते हैं। जो आपका टैबलेट होगा, कैप्सूल होगा, पिल्स होगा, इंजेक्शन होगा, उसकी स्टडी, उसकी पढ़ाई किसमें की जाती है, एलोपैथी में। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अब जो एलोपैथी होता है ना, उसको भी 4-5 कैटेगरी में बांट दिया गया है। उसमें जो डोजेज फॉर्म होते हैं, डोजेज फॉर्म मतलब होता है मेडिसिन हमारे किस फॉर्म में आ रही है, मेडिसिन हमारे किस किस फॉर्म में आ रही है। तो मेडिसिन बहुत फॉर्म में आती है, टैबलेट भी देखे हैं, इंजेक्शन भी देखे हैं, देखे कि नहीं? कुछ हमारे लिक्विड फॉर्म में जेल टाइप की आती है जो स्किन पे से लगा दी जाती है, देखिए क्रीम होती है। तो उसको अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। जैसे ओरल रूट, एक आपका किस रूट से बांटा है, ओरल रूट। ये जो ओरल रूट की टैबलेट होती हैं, जो ओरल रूट वाले होते हैं, इसमें आपके वो दवा होते हैं जो मुंह से खाया जाए। ओरल मतलब समझ में आ रहा है? ओरल रूट में ऐसी दवा आती है, जो जितने भी दवा होती है जो मुंह से खाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ओरल रूट कहते हैं। और फिर दूसरा कौन सा आता है, टॉपिकल रूट। कौन सा आता है, टॉपिकल रूट या फिर टॉपिकल मेडिसिन। टॉपिकल मतलब होती है स्किन पे लगाने वाली दवा, स्किन पर लगाने वाली दवा। जो दवा हमारी स्किन के थ्रू लगती है और आपके बॉडी में इंटर करती है, वो हमारे कौन से होते हैं, टॉपिकल रूट। जैसे खुजली होती है, एक क्रीम दिया जाता है, उस क्रीम को लगा दिया जाता है, होता है ना। एक तेल आता है, ऑयल, घुटने वगैरह में दर्द होता है, आर्थो करके एक ऑयल आता है, वो कहाँ पे लगाया जाता है, वो स्किन पे लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, स्किन में। और स्प्रे देखे होंगे, एक स्प्रे भी आता है, ऐसे क्या करते हैं, जहाँ पे चोट लगी, जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे स्प्रे से मार देते हैं ना, वो रीच करके डायरेक्टली आपके साइट ऑफ एक्शन में पहुँचता है और वहाँ के पेन्स को कम करता है। ठीक है, ये अलग अलग दवाएं हैं और अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया है। और तीसरा हमारा कौन सा होता है, पैरेंटल। कौन सा होता है, पैरेंटल रूट। ये जो पैरेंटल रूट होता है, इसमें जितनी भी दवा होती है उसको हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। किस फॉर्म में देते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। और ये हमारी जो होती है, ये जीआईटी को, जीआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पढ़े होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हो, उसी का एक पार्ट, उसी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पैरेंटल दवा जो होती है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अवॉइड करती है, मतलब वो आपके पेट में नहीं जाती है। लेकिन जो ओरल रूट की दवा होती है वो आपके कहाँ पे जाती है, सीधा पेट में जाती है। ठीक है, लेकिन जो इंजेक्शन वाली जो दवा होती है वो सीधा कहाँ पे जाती है, ब्लड में जाती है। बात समझ में आई, आपके बॉडी में जाती है। और ये डिपेंड करता है, देखो एक दवा जो एक्शन देती है ना, एक्शन, जैसे आपने पैरासीटामोल खाया, पैरासीटामोल का आप काम क्या है, आपकी बॉडी से टेम्परेचर को कम करना, यही है। पैरासीटामोल ने आपकी बॉडी को टेम्परेचर को कम किया, लेकिन वो क्यों कम, कैसे कम किया भाई, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तभी ना। तो एक दवा तभी अपना एक्शन दे पाती है जब वो प्रॉपर तरीके
ब्लड में पहुंच पाती है, प्रॉपर तरीके से कहाँ पे पहुंचती है, आपके ब्लड में पहुंच पाती है, तभी वो दवा अपना एक्शन देगी। अगर जिस दवा का एब्जॉर्प्शन या फिर जो दवा आपके ब्लड में नहीं पहुंची वो एक्शन नहीं देगी। बात समझ में आए? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन क्या होते हैं, ये जब आप मतलब हाईएस्ट कोर्स करेंगे प्लेटफॉर्म में, मतलब कितना ही बताएं, ठीक है, जब वो हाईएस्ट कोर्स करेंगे तो उसमें एक आपका फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसमें अच्छे से बताया जाता है एक दवा कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है, कैसे अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है और इफेक्ट कैसे देती है। बस इतना समझिए, एक दवा तभी एक्शन देती है जब वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होती है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड में पहुंचती है तभी एक्शन देती है, अन्यथा वो दवा एक्शन नहीं देती है। तो जो इंजेक्शन होता है ना, पैरेंटल जो होता है ना, इसका यूज ज्यादातर इमरजेंसी केसेस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इमरजेंसी। जब आपको तुरंत रिस्पांस चाहिए होता है या फिर 5 से 6 मिनट तक रिस्पांस चाहिए होता है, तब आप इसका यूज करते हैं। जैसे हमको बहुत तेजी से बुखार, इतना कि 2 लोग हमको लेकर जा रहे हैं, या फिर हमको बुखार आ रहा है 4-5 दिन से आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जब बहुत हाईएस्ट हो जाएगा तब हम इंजेक्शन का यूज करेंगे। अब हमको भी बुखार है, अभी हम नॉर्मल बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमको इंजेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा, हमको सिर्फ टैबलेट से अवॉइड किया जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन में ही इंजेक्शन का यूज किया जाता है, और इंजेक्शन जो होता है वो आपको ओरल रूट से ज़्यादा एक्शन देता है, मतलब इंजेक्शन बहुत फास्ट एक्शन दे देता है, 4 से 5 मिनट में इसका एक्शन देखने को मिल जाता है। एक सेकंड ऐसे जाओ बाहर, काहे सो रही हो यार तुम लोग, काहे सो रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आगे बैठ बैठ के सो रही हो, इतना कसम से करे, जब मेरी छुट्टी रहती है ना, मैं कोशिश करती हूँ यार कि मेरे को नींद आ जाए, नहीं आती है, इतना सो रहे हो। टाइम टेबल बताइए, 8 घंटे की नींद आपको आप लोग के लिए इनफ है, 8 या 7 घंटे की करिए, इससे ज्यादा मत सोइए। बस अगर टाइम में कुछ करना है तो ये सबसे पहले अगर कोई किसी को त्यागना है तो नींद को त्यागिए। बताइए यार, पूरा घर कितने बजे सोते हो? 8 बजे सो भी जाती, उठती कितने बजे हो बताओ? 5 या 6 बजे। और दोपहर में जाती हो तो सोती हो तो पूरा 12 घंटा रात में और 3-4 घंटे दिन में, तुम 18 घंटे सिर्फ सो के बिताते हो। तुम्हारे पास टाइम कितना मिलता है? एक दिन में 24 घंटा, उसमें से 18 घंटे तुम सो के बिता रही हो, हाथ में आया कितना? 5 से 6 घंटे, उसी में या तो तुम खुद के काम कर लो या फिर अपने गोद पे काम कर लो, नहाना धोना, खाना बनाना, खाना पीना निकल गया, बचा कितना? 2 घंटा। 2 घंटे में 1 घंटे थोड़ा रील्स देखने होता है ना, गया, बचा कितना? 1 घंटा। सिमरन क्या करती है? ना बचे 1 ही घंटा बचेगा, अब क्या करें? हम जो बचता है खेलने का, सो ही जाते हैं या नहीं करते हैं, वही होता है ना, आप तो अपने लिए कभी कुछ करते ही नहीं है, सिंपल होते हैं। और देखो अभी सो रही है, इतना समझाने के बाद सो रही है, लगते हैं सो जाओ यार। खाना खा के आते हो ना, कोई दवा वगैरह तो नहीं खाते हो ना? पहले कौन सी दवा खाते? सही कौन तो लेती थी? अच्छा, भूख को बढ़ाने वाली जो दवा होती है वो भी आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा सेटल कर देती है। देखो नींद क्यों आती है? जाओ पानी पी कर आ जाओ, सिमरन तुम भी पानी पी कर आओ। नींद क्यों आती है? जब आपके बॉडी को एनर्जी, जब आपके ब्रेन को एनर्जी ही नहीं मिलती है, जब आपका भाई उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्रेन को मिल ही नहीं रहा है, आप लोग ढेर सारा खाना खा के आते हैं, अब आपकी सारी बॉडी का एनर्जी वो आपके भोजन को पचाने में लगा है, ब्रेन को मिल ही नहीं रहा है, खाना खाने के बाद नींद आती है, बात समझ में आता है, लेकिन खाना खाने 4-5 घंटे हो गए ना इनको, मत सोइए। जो अगर आप सो रहे हैं ना, देख लीजिएगा, अगर लाइफ में सबसे महंगी कोई चीज है ना, वो टाइम है, कभी नहीं खरीद, अभी नहीं पता चलेगा आप लोगों को, बाद में, ठीक है। अब देखते हैं पैरेंटल क्या होता है।
फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें किसी भी टाइप का कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी नहीं होता। वो पूरी तरह से प्योर रहता है, पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, स्वच्छ रहता है। बात समझ में आई? क्यों स्वच्छ रहता है? क्यों? उस जहाँ पे इंजेक्शन बनता है, मैं उसकी बात कर दे, जहाँ पे इंजेक्शन बनता है हम लोग देखे भी थे, हमेशा वहाँ पे सैनिटाइजर होता रहता है, हमेशा, मतलब साफ सफाई हमेशा होती रहती है। जानती हो कि बहुत क्यूटी से, बहुत प्योर तरीके से इस फॉर्म को बनाया जाता है, ताकि अगर एक वायरस बैक्टीरिया अगर आपके इंजेक्शन में गया तो वही आपके सीधा कहाँ पे जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। जीआईटी के पास जाता तो समझ में आता कि आपका क्या है, एसिड है, खत्म कर देगा, सलाइवा है, खत्म कर देगा, लेकिन वो डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। तो ब्लड में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जो खत्म करने का काम करता है, सिर्फ आपका कौन सा होता है? WBC खत्म करता है। ठीक, अगर वही खत्म कैसे करता है? वो आपको बुखार को तुरंत, मतलब आपके बॉडी में सिम्टम इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस करता है, तभी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म करता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये इतना स्टेरॉइड होता है, इसकी वजह से आपको अनदर बीमारी नहीं होती, बल्कि ये आपके बॉडी से बीमारी को ठीक करता है। स्टेरॉइड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके वेन्स में जाता है। अगर ये माउथ से जाता तो यहाँ पे हमारी सलाइवा भी खत्म, बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करने का काम करती है। अगर पेट में जाता तो एसिड भी खत्म करने का काम करती है। लेकिन ये हमारे सीधा सीधा बोल रहा है, क्या कर रहा है? जीआईटी ट्रैक को क्रॉस करता है, बाईपास करता है, तब जीआईटी ट्रैक में जाता ही नहीं है, डायरेक्ट कहाँ पे जाता है? ब्लड में जाता है। और यही एक रीजन है कि ये दवा जो पेरेंटल दवा होती है वो बहुत जल्दी एक्शन देती है। जैसे आपने टेबलेट खाया, टेबलेट माउथ में गया, पेट में गया, ठीक है, पहले टूटेगा, फीटेगा, वो घूमेगा आपके स्टमक में, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, तब वो जाके घूमेगा, फिर वो जाके क्या होगा? एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। लेकिन जो आपका पेरेंटल प्रोजेस्ट्रोन है, ये सीधा आपके ब्लड में ही जा रहा है। सीधा कहाँ पे जा रहा है? ब्लड में ही जा रहा है। कौन सा? डिसइंटीग्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस जो होती है उसको खत्म कर रही है, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रही है। और यही एक रीजन होता है जिसकी वजह से बहुत फास्ट एक्शन देती है। अभी हवा में जाएगा, उड़ेगा, उड़ जाएगा। बात समझ में आई? स्टेरॉइड मतलब क्या होता है? पूरी तरह से प्योर होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है लेना, किसके थ्रू आप इस इंजेक्शन को देते हो या फिर देते हो। तो ये हमारा क्या होता है? इंजेक्शन के रूप में, इंजेक्शन जो आप सिरिंज जो निकालते हैं उसके थ्रू इसकी दवा को आपके बॉडी में इंसर्ट की जाती है या फिर आपकी बॉडी में पहुंचाई जाती है। या फिर जो इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन मतलब बॉटल, जो बॉटल चढ़ता है, देखते हैं बॉटल चढ़ते हुए देखे हैं, जो बड़ा सा से टांग देते हैं, ठीक है, बेंच में चढ़ा देते हैं, वहां से बॉटल जाता है। तो दो रूप में ये जाती है, हालांकि होता तो इसका बहुत सारा रूप है, लेकिन बेसिकली आप सिर्फ दो रूप के बारे में जानिए। इंजेक्शन के फॉर्म में जाती है और किसके? इन्फ्यूजन जो होते हैं उसके फॉर्म में जाती है। डायरेक्टली इनटू द ब्लड कहाँ पे जाती है? सीधा ब्लड में जाती है, ठीक है, आपके बॉडी के ब्लड में जाती है, ठीक है, बाईपास द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके अलावा ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को बाईपास करती है। नहीं समझ में आया? पेरेंटल प्रोजेस्ट्रोन एक ऐसा प्रोजेस्ट्रोन होता है जो पूरी तरह से प्योर होता है, स्टेरॉइड होता है। बात समझ में आई? यह आपके बॉडी में इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड या फिर इन्फ्यूजन से इंजेक्ट किया जाता है, आपके बॉडी में पहुंचाया जाता है, ठीक है। यह दवा डायरेक्टली आपके ब्लड में रीच करती है या फिर आपके ब्लड में पहुंचती है। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका पेरेंटल डोज होता है, पेरेंटल प्रोजेस्ट्रोन, ये आपके बाईपास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, मतलब ये आपके पेट में नहीं जाता है, ठीक है। पेरेंटल आउटसाइड आपके इंटेस्टाइन, ये आपके इंटेस्टाइन मतलब पेट की साइड से नहीं जाता है, ये उसके आउटसाइड से जाता है। शॉर्टकट बात समझ में आई? मतलब मोटा-मोटा बोले ये आपके इंटेस्टाइन में मतलब पेट में नहीं जाता है, स्टमक के पास नहीं जाता है। बात समझ में आई? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन-कौन से रूट होते हैं? एक आपका होता है आईएम, ये कोई इंजेक्शन होता है जो नस में लगता है, जो नस खोजते हैं, ऐसे थोड़ा सा नस को ऐसे ऐसे करके साफ करके नस को खोजते हैं। जो इंजेक्शन नस में लगाया जाता है उस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस। कौन सा इंजेक्शन बोलते हैं? इंट्रावेनस, जिसको शॉर्ट में आईवी के नाम से जानते हैं। कौन सा इंजेक्शन है? आईवी इंजेक्शन है। ये इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्टली कहाँ पे लगता है? वेन्स में लगता है, वेन्स में। और वेन्स में ही क्या प्रेजेंट
डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, वेन्स यानी ब्लड में जाता है। और ये सारे इंजेक्शन से फास्ट एक्शन दिखाता है, जो सारे इंजेक्शन सारे कैप्सूल हर एक दवा से सबसे फास्ट रिस्पॉन्स अगर कोई देता है तो यही एक इंट्रावेनस है। इंट्रावेनस सबसे फास्ट रिस्पॉन्स देता है, मतलब एक्शन जो होता है वो सबसे फास्ट मिलता है। इसके बाद मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, जिसको आईएम के नाम से जानते हैं, ये आपको 45 एंगल पे लगता है। जो आईएम होता है कितने एंगल पे लगता है, 45। ये वाला इसका सिर्फ ऐसे होता है, कोड बन रहा है कि नहीं, ये मेरा हाथ है, ये है, फिर ऊपर से ऐसे घुसा जाता है, यही है ना यार, कैसे घुसाते हो, ऐसे ही ना, या फिर ऐसे करके। ये जो कोड बन रहा है ये आपका हाथ है और ये नस में घुसा रहा है, ये जो कोड बन रहा है ये कितने एंगल का है, 45 एंगल का है। तो कितने एंगल पे लगता है, 45 एंगल पे इंट्रावेनस का इंजेक्शन लगता है। इंट्रावेनस को आईएम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका कौन सा इंजेक्शन है, आईएम। इंट्रामस्कुलर कौन सा है, मस्कुलर, ऐसा इंजेक्शन जो आपके मसल्स में लगता है। जो इंजेक्शन मसल्स में लगता है उसको किस नाम से जानते हैं, इंट्रामस्कुलर। आईएम नहीं, आईएम जो लगता है उसको इंट्रावेनस के नाम से जानते हैं। कौन सा है, इंट्रावेनस, जो सीधा नस में लगती है उसको इंट्रावेनस, और जो मसल्स में लगती है, जो ऐसे देखो कमर के मसल्स में भी उठा के लगा देते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं, जो इंजेक्शन सीधा मसल्स में लगती है उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। ये 90 एंगल पे लगती है। कितने एंगल पे लगती है, 90। देखो ये है, मैथ पढ़े हो, ये है ना, ये आपका हाथ है, बस ये यहीं पे ऐसे लगता है, तो ये हमारा क्या है, 90 एंगल पे, मतलब ये सीधा हाथ होता है और यहीं से इंजेक्शन लगता है, तो इसके बीच का जो कोड बनता है कितना होता है, 90। किसका होता है, इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर, हाँ मस्कुलर क्या होता है, मसल्स होता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है सबक्यूटेनियस। कौन सा इंजेक्शन है, सबक्यूटेनियस। अब देखो स्किन पढ़े होंगे, स्किन जो हमारी स्किन होती है वो कितने लेयर से मिलकर बनी होती है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस, बीच वाला डर्मिस, नीचे वाला हाइपोडर्मिस, या फिर इसको सबक्यूटेनियस के नाम से भी जानते हैं, सबक्यूटेनियस के नाम से भी जानते हैं। किसको, हाइपोडर्मिस को। आपकी जो स्किन होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस के रूप से नाम से जानते हैं। कौन सा, सबक्यूटेनियस। बात समझ में आई। ये जो आपकी स्किन जो देख रही है, ये वाली जो स्किन कितने लेयर से मिलकर बनी है, 3 लेयर से। वो सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको विजुअल हो रही है, जो ऊपर दिख रही है, ये हमारी कौन सी विजुअल हो रही है, हमारी एपिडर्मिस है, जो हमको अभी दिख रही है, ठीक है। अब एपिडर्मिस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें पढ़ेंगे, तो एपिडर्मिस में कौन सी लेयर दिख रही है वो अलग से है, ठीक है। बस इतना जानिए, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर, फिर इसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है, फिर उसके नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है, सबक्यूटेनियस। अब ये आपका सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है, इसका नाम क्या होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ये अंडर स्किन में लगता है, मतलब स्किन के लास्ट वाले लेयर में लगती है, इसमें लगती है, स्किन के लास्ट वाली लेयर में लगती है। इसके अलावा जो इंट्राडर्मल होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन स्किन के ऊपरी वाले लेयर पे लगती है। कहाँ लगती है, इंट्राडर्मल इनटू अपर स्किन लेयर, जो हमारे स्किन की जो सबसे ऊपरी वाली, ये ऊपर जो लेयर होती है उसी में लगती है, लेकिन जो लास्ट वाला इंट्रामस्कुलर है वो इसमें लगती है, ठीक है। डर्मल जो होता है, इंट्राडर्मल जो होता है वो एपिथेलियल वाले लेयर में लगती है, सबसे ऊपरी वाले लेयर में, और जो इंट्रा सबक्यूटेनियस होता है वो किसमें लगता है, स्किन के लास्ट वाले लेयर जो हाइपोडर्मिस होती है उसमें लगती है। बात समझ में है, नहीं समझ में है। सबक्यूटेनियस किसमें लगता है, सबक्यूटेनियस लेयर में लगता है। अब सबक्यूटेनियस लेयर होती क्या है, हमारी जो स्किन बनी होती है वो लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो हमको दिख रही है उसको एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, फिर उसके बीच वाली जो लेयर होती है उसको डर्मिस के नाम से जानते हैं, फिर उसके नीचे वाली लेयर हमारी कौन सी है, हाइपोडर्मिस। तो ये जो सबक्यूटेनियस है ये हाइपोडर्मिस में लगता है, किसमें लगता है,
देखो सो रही है घंटा, समझ में आएगा। अब देखो फिर इसके बाद इंट्रामस्कुलर सॉरी और फिर इसके बाद क्या इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल इनटू अपर स्किन लेयर, यहाँ पे साफ साफ लिखा है किसमें लगता है इनटू अपर, अपर मतलब ऊपर, ऊपर स्किन लेयर, स्किन के सबसे ऊपरी वाले लेयर में लगती है, यानी हमारे किसमें लगेगी डर्मिस में लगेगी, एपिडर्मिस। टाइप्स ऑफ द पैरेंटल डिप्रेशन, पैरेंटल डिप्रेशन का टाइप, हालांकि होते तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है आपके बहुत टाइप के होते हैं, कौन कौन सा बताएं, सिर्फ आप इंजेक्शन के फॉर्म में जानिए। जो इंजेक्शन के फॉर्म में होता है एक स्मॉल बैलून में होता है, कितने में, स्मॉल बैलून में, ठीक छोटे से, ये 100 ml से क्या होता है कम होता है, 100 ml से क्या होता है कम, इतना जो होते हैं जो ऐसे फोड़ते हैं, ठीक है कहीं उसमें छेद करके उसमें से निकाल देते हैं, होता है ना, इंजेक्शन को डायरेक्टली इंटर करके उसमें से निकाल देते हैं, वो उसका बॉटल इतना या इतना होता है, ठीक है मतलब छोटे साइज में होता है। तो जो 100 ml से कम होता है वो कौन सा, वो क्या कहलाता है इंजेक्शन फॉर्म कहलाता है। स्मॉल वॉल्यूम में जो होता है, स्मॉल वॉल्यूम यानी 100 ml से जो कम होता है वो आपका इंजेक्शन फॉर्म में लगता है, लेकिन जो 100 ml से ज़्यादा होता है, जैसे इंसुलिन हो गया, यहाँ पे इंसुलिन का इंजेक्शन देखे हैं, पैरासीटामोल का इंजेक्शन देखे होंगे जो छोटा साइज से मिलता है, ठीक है, और कौन सा इंजेक्शन होता है, डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन देखे होंगे, वो भी छोटा सा होता है। हॉस्पिटल में चले जाएंगे अनेक अनेक तरह के इंजेक्शन मिलते हैं, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में होता है जो सिरिंज के थ्रू लगता है, यार सीधा समझो, जिस इंजेक्शन को निकाल के हम लोग सिरिंज में भरते हैं तब बॉडी में इंटर करते हैं, वो हमारा इंजेक्शन होता है। बात समझ में? इंजेक्शन किसको बोलती हो, जिससे डराती हो उसको बोलते हैं, जो सुइया होते हैं उसी के इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें इंजेक्शन फिल होता है। इंजेक्शन आपका जो लिक्विड में होता है, जो बॉटल में होता है उसको इंजेक्शन बोलते हैं, उसको डिस्पोजल बोलते हैं, सिरिंज बोलते हैं। इंजेक्शन को सिरिंज में या फिर डिस्पोजल में भरा जाता है। बात समझ में आया? अब देखो इन्फ्यूजन क्या होते हैं, इन्फ्यूजन वो कंपाउंड होते हैं जो 100 ml से ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं 100 ml से ज़्यादा, जैसे बॉटल चढ़े होते हैं 500 ml, ठीक है 1000 ml का चढ़ा है किसी को नहीं होता होगा, अभी तो हम देखे नहीं, 250 ml का होता है जो बॉटल चढ़ते हैं सबको, जो छोटा सा बड़ा सा फिर से बड़ा RS वगैरह होता है सब होते हैं। ऐसे नॉर्मल सलाइन जो पीपी वगैरह जिसको लूज मोशन वगैरह होता है ज़्यादा होता है, ठीक है गर्मियों के समय में बहुत सबको बॉटल चढ़ता है, क्यों, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, बॉडी में पानी की कमी क्यों होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, आप पानी कम पीजिए, डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको नॉर्मल सलाइन या फिर डेक्स्ट्रोल चढ़ाएं, डेक्स्ट्रोल या नॉर्मल सलाइन चढ़ाएं। ये पानी भी होता है लेकिन स्टेराइल पानी होता है, ठीक है क्या होता है, पानी भी होता है, स्टेराइल पानी होता है, वाटर की कमी आपके बॉडी में होती है तब ये दिया जाता है। बात समझ में आई? इसके बाद क्या है, आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुणवत्ता, क्या होता है गुणवत्ता, इसकी क्या क्या गुण है, जैसे होता है ना, जैसे कि अभी अंशिका के पास क्या क्या गुण है, अंशिका सोने में तेज है, अंशिका खाना अच्छा बनाती है, अंशिका पढ़ने में भी ठीक है, पढ़ने में बेकार है, ठीक है अंशिका सोने में बहुत मस्त है, तो बोलेंगे ना अरे उसके अंदर क्या गुण है, अंशिका क्यूट दिखती है, सुंदर दिखती है, लेकिन अंशिका सोने बहुत अच्छी है, ठीक है, ये जो है ना ये क्या है, ये गुणवत्ता है, ये उसके गुण है, इसके अंदर की क्वालिटी है, उसी ऐसे ही हमारे जो स्टेराइल फॉर्म है उसकी भी क्या होती है, कुछ क्वालिटी होती है, गुण होती है, जैसे एक स्टेराइल फॉर्म में होता है मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। हालांकि वो है आपके पास में ही, आपके हाथ में, आपके पैर में, हमारे ब्लैकबोर्ड पे, हमारे मार्कर पे, हर जगह है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है वो इतने छोटे होते हैं कि उसको हम अपने नेक्ट आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऐसी चीजें क्या कहलाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो आपका इंजेक्शन होता है वो फ्री फ्रॉम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब वो पूरी तरह से स्टेराइल होता है। दूसरा पायरोजेन फ्री,
बॉडी ना बनाए, बस वही जो बनाया उसी का कॉपी पेस्ट करके उसको खत्म कर दें। बात समझ में आई? अब देखो एक फ्री फ्रॉम क्या होती है, स्टेरॉइड होती है, पैराजन से फ्री होती है, केमिकली स्टेबल होती है, मतलब पूरी तरह से स्टेबल होती है, खराब नहीं होती। ठीक है, इसमें जो केमिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करके अलग रिएक्शन नहीं बनाते हैं। नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब एक कोई किसी भी टाइप का कोई अदर इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स, इसमें कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं होते, इंजेक्शन पानी की तरह रहता है, उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते हैं। फ्री फ्रॉम पार्टिकल्स, उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। जैसे एक होता है ना, एक ऐसे होते हैं उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी वाटर वगैरह ले लीजिए उसमें पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो इंजेक्शन है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते ही नहीं है, मतलब वो पार्टिकल्स एकदम पूरी तरह से क्या होता है, फ्री होता है। फिर इसके बाद एडवांटेज की बात करें, ए रैपिड वन सेट अप एक्शन, मतलब एक बहुत ही फास्ट क्या करता है, एक्शन देता है। 100% बायो अवेलेबिलिटी, इसके अलावा इंजेक्शन की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, जैसे इसको ऐसे समझो, बहुत बार बताएं बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। देखो जैसे आप ओरल रूट से क्या किया, 100 mg की दवा ली, मान लीजिए पीसीएम पैरासीटामोल 500 mg, कितने mg की दी, 500। ये दवा आपके कहाँ पे गई, लीवर के पास गई, कहाँ पे गई, लीवर पर। ये जो लीवर है ये 500 mg में से 400 mg 100 mg को क्या कर दी, खराब कर दी, 100 mg को क्या कर दी, खराब कर दी। वो तो भोजन को भी खराब करके निकाल दी है, तो हमारी दवा को भी क्या की, 100 mg खराब कर दी। अब यहाँ से हमारी जो दवा आपके ब्लड में पहुंची 500 mg है, 100 mg खराब हो गई, बचा कितना, 400 mg। ये जो 400 mg दवा है ये कहाँ पे पहुंचेगी, आपकी ब्लड, कहाँ पे पहुंचेगी, ब्लड। तो जो ये 400 mg आपके ब्लड में जा रही है या फिर पहुंची है, वही एक दवा की बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। मीन्स कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हमारी जो दवा होती है एक अपने अमाउंट में जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है या फिर हमारे ब्लड में पहुंचती है, तो वही एक दवा की क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी। अब इंजेक्शन की बायो अवेलेबिलिटी 100% क्यों मिलती है, इंजेक्शन जो बोला है कि इंजेक्शन की बायो अवेलेबिलिटी 100%, यहाँ पे 100% बायो अवेलेबिलिटी मिल रही है, क्यों, क्योंकि ये दवा सीधा कहाँ पे जा रही है, ब्लड में जा रही है, ये आपके लीवर के पास जा ही नहीं रही है। तो लीवर के पास जाएगी नहीं तो लीवर उसको खराब करेगा, नहीं खराब करेगा। तो इसलिए इस दवा की 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलती है और ये दवा बहुत जल्दी एक्शन देती है। ठीक है, यूजफुल इन द अनकॉन्शियस पेशेंट्स, यूजफुल इन द अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अनकॉन्शियस पेशेंट्स क्या होते हैं, पेशेंट क्या होते हैं, जो बेहोशी कंडीशन में होता है ना, उसको हाथ पाँव उठाने के लिए उठेबे नहीं करेंगे, जो एकदम बेहोश हो, जैसे ट्रॉमा वाले जो केस होते हैं, ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंटल केसेस को ट्रॉमा केसेस के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसमें बहुत बाकायदे से अगर चोट लग जाती है तो इंसान बेहोश हो जाता है, अच्छे से बेहोश हो जाता है। तो उसमें आप इंजेक्शन को आराम से दे सकते हैं, उसमें उसको जब अरे उठ टैबलेट खा ले, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बस इंजेक्शन निकालो उसको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आया? ऑपरेशन के समय जो ऑपरेशन होता है, जो सर्जरी होती है ना, उस समय भी इंसान को जानबूझ के बेहोश किया जाता है, इंजेक्शन आया था, हाँ बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। बड़ी वाली सर्जरी को पूरे ब्रेन को स्टॉप कर दिया जाता है, छोटी वाली सर्जरी में सिर्फ पार्टिकुलर ऑर्गन, जैसे दांत को निकलवाना है तो दांत को निकलवाने के लिए पूरे ब्रेन को स्टॉप नहीं किया जाता है, सिर्फ एक दांत वाले पार्ट को ही क्या किया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर बड़ा सर्जरी हो, पेट चिरना हो वगैरह लीवर किडनी फेफड़ा का अगर सर्जरी होती है तो पूरे ब्रेन को ही क्या किया जाता है, शून्य किया जाता है, मतलब उस पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेज पे भेज दिया जाता है, बेहोशी कंडीशन। उस समय भी अगर पेशेंट को दवा की जरूरत पड़े, मान लो बुखार पड़ रहा है, डॉक्टर बोले टैबलेट लो, उसको जब
डोजिंग होती है, मतलब ये 100% एक्यूट डोजिंग मतलब कि 100 mg की दवा है तो 100 mg पूरा आपके बॉडी में पहुंचेगी, 100 mg पूरा आपके बॉडी में पहुंचेगी, कहीं खराब नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आया। डिसएडवांटेज की बात करें तो पेनफुल होता है, अब भाई इंजेक्शन जहाँ पे लगता है वहाँ पे दर्द होता है। डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या नुकसान करता है, क्या क्या नुकसान करता है। एडवांटेज मतलब फायदा, इसका क्या क्या फायदा है, डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या नुकसान करता है। सुनो भैया बढ़िया से, आज तुम लोग की नहीं दें क्लास में खत्म हो गया। ये क्या होता है, ये पेनफुल होता है, मतलब जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, इसके अलावा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इंजेक्शन को लगने के बाद रिस्क भी हो सकता है इन्फेक्शन का, इसीलिए कहते हैं स्टेराइल अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है, जैसे कि यहाँ पे सूजन हो जाती है, यहाँ की जो मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है, हाथ उठाने में गिरता है, होता है ना। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसका पक भी जाता है, वहाँ से पस भी निकलती है। ठीक है, वो इन्फेक्शन होता है, कब होता है, जब आप गलत तरीके से इन्फेक्शन लगा देते हैं या फिर क्योर नहीं करते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ पे जो एक सलाइन वाटर है ना, वहाँ पे कौन सा है, क्लिनजिंग है ना, उसको वहाँ पे जरूर लगाना चाहिए 5 से 10 मिनट तक, ताकि उसमें बैक्टीरिया वायरस बैठे ना। अगर बैक्टीरिया वायरस बैठा है तो मर जाए, वो उस जगह को अफेक्ट ना करे। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या होता है, रिक्वायर्ड स्किन पर्सन, और इंजेक्शन को देने के लिए एक स्किन पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब जिसके पास नॉलेज हो। अब तो आपके पास नॉलेज हो गई, ब्लड निकाल देते हैं, पहले नहीं निकाल पाते, पता नहीं कि नस से ब्लड निकलता है और कौन सी नस से ब्लड निकलता है। अब चाहे जिसमें नस में चौंकने लगते हैं। अब देखो यहाँ से मेरी 4 नसें हैं, कितनी नस दिख रही है, 4, इसमें से सिर्फ एक नस से ब्लड निकलेगा, बाकी सब बेकार है। क्यों बेकार है, क्योंकि वो ब्रांचेस हैं, वो हमारे ब्रांचेस है, वो नस से है तो उसमें ब्लड आ तो जा रहा है, लेकिन वहाँ से ब्लड नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो जाके जुड़ी है, वो जाके क्या है, जुड़ी है। जो नस सीधी दिखती है उसी से ब्लड निकाला जाता है, तो इस नस से ब्लड आसानी से निकल जाएगा। और इंजेक्शन आईएम उसको पता नहीं है कितने में लगेगा। अब आईएम लगाना है, लगा दिया ऐसे करके, चला गया हड्डी में, दर्द होगा कि नहीं होगा। अब 90 एंगल पे लगा रहा हूँ, 45 एंगल पे लगा रहा हूँ, पता नहीं है। तो एक्सपीरियंस वाले से ही इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और आप लोग को भी एक्सपीरियंस अच्छे से लेना चाहिए। अभी आप जा रहे हैं पेशेंट को लगाएंगे, इसके अलावा आप लोग का प्लेसमेंट वगैरह भी तो यहाँ से होगा, बताया गया है कि नहीं। ठीक है, तो छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाएंगे। नेपोटॉमी कितना कमाएंगे यार, कितना लगेगा, नेपोटॉमिस कितना लगेगा, 5 से 6। ठीक है, अभी देखो, अभी प्लेसमेंट वगैरह की तो बात मेरे को अभी तक मतलब चल रही है, तो पता नहीं। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, मतलब एक्सपेंसिव मतलब कि बहुत हाईएस्ट कॉस्ट का होता है। अगर टैबलेट आपको 10 रुपये मिल जा रहा है तो इंजेक्शन आपका 25, 30, 40 में मिलेगा। बात समझ में। कहाँ पे जो रेट है मैं वो बता रही हूँ, डॉक्टर कितने पे देंगे, 150, 200। एक इंजेक्शन का फीस कितना देते हैं, 150, 200। लाते कितने के हैं, 25 रुपये, 20 रुपये, 40। बता देंगे तो झगड़ जाओगे तुम लोग डॉक्टर से। बहुत कमाई है दवा में, डी फार्मा वाले किससे कमाते हैं, ऐसे ही कमाते हैं। तुम लोग कितनी बड़ी शीशिया पी थी टॉनिक का, एक्चुअल रेट उसकी क्या है, 7 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, एकदम ऊपर से बताइए। इससे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा 20 या 25 रुपया। देते कितना है, 150, 250, 250। समझ रही हो, उसमें दाम भी दिखा रहा था। ये होती है मार्केटिंग, आपको फ्री से डी फार्मा वाले कमाते हैं दवा को बेचकर, अच्छा खासा कमाते हैं। ब्लड टेस्ट यहीं पे भी दिखाया गया था, जो फ्री का कर रहा है, जो हो रहा है, जिसमें एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहा है, उसे केमिकल का फीस ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, सिर्फ केमिकल का, जो अंदर केमिकल से यूज करेंगे उसका। वही टेस्ट को आप मार्केट में जाएंगे तो कितना लेगा, 500, 600, 700, 800 ऐसे ही देंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ केमिकल का पैसा आपको उससे लिया जा रहा है।
है, मेडिकल में सब लोग अच्छे से कमा